नमस्कार, a very good morning to all of you. क्लास 12th के सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर नंबर 4 है। किन्हीं कारणों की वजह से वीडियो अपलोड होने में कुछ देर हो गई। बाकी आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पार्ट 3 पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब आज के वीडियो को देखिएगा। आज के वीडियो में हम मेनली बात करेंगे वो न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बोर्ड में अक्सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्यूबिक सेल और क्रिस्टल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एक सवाल कंफर्म होता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा छोटा भी होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका ये कंक्लूज़न आप कह सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। ये आप एक स्लाइड देख रहे हो। इस स्लाइड पर जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे फॉर्मूले, वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। वो क्या कि कॉर्नर के लिए n/1/8 होता है। n वहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बॉडी सेंटर के लिए n/1 होता है। तो ये जो पूरी सीरीज़ है, इतना पूरा, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। कहीं भी कोई दिक्कत हुई होगी तो आप पीछे के वीडियो को देखिएगा, उसको समझिएगा। आज जिस चीज़ को हमें पढ़ना है मेनली, जिस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो है फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल। देखो यार, डायगोनल क्या होता है ये तो आपको पता होगा। ठीक है, डायगोनल यानी कि एक तिरछी लाइन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। सॉलिड स्टेट के समझने के लिए सबसे अच्छा जो एग्ज़ाम्पल है वो है आपका रूम। बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है डियर, वो बेहतरीन। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ कुछ इमेजिनेशन का खेल खेला जाए, कुछ कल्पना, कुछ इमेजिन किया जाए। आप इस समय जिस भी रूम में बैठे हो वो क्या है, एक क्यूब है, ये बात तो मालूम होगी। उस क्यूब के कितने फेस यानी कितनी दीवारें हैं ये भी आप देख लेना। 4 आपके अगल बगल होंगी, एक ऊपर और एक ज़मीन वाली नीचे। कुल 6 दीवारें यानी कि 6 फेस होंगे। हमको बात क्या करनी है, फेस डायगोनल। ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ साथ चलेंगे, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। बात किसकी करनी है, फेस डायगोनल। आप अपने कमरे की कोई भी एक दीवार ले लो, कोई भी एक, और उसे क्या मान लो, फेस मान लो। ठीक है, अब उस दीवार में एक कॉर्नर इधर होगा और एक कॉर्नर इस साइड होगा। ठीक, ऐसा कुछ होगा ना। तो दोनों कॉर्नरों को जोड़ने के लिए जो लाइन है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल। क्या कहेंगे इसको, डायगोनल। और डायगोनल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक तिरछी लाइन है, डायगोनल कहेंगे। सवाल उठता है फेस डायगोनल क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डायगोनल फेस के 2 मॉलिक्यूल को जोड़ता है या ऐड करता है। ठीक, तो इस पे सवाल आ जाते हैं कि व्हाट इज द फेस डायगोनल। अब आप सोचो, एक दीवार पे कुल कितने कॉर्नर है। आप अपने कमरे की दीवार को देखो तो एक ऊपर इधर होगा, एक इस साइड होगा, एक ज़मीन की तरफ नीचे इधर और एक ज़मीन की तरफ नीचे इधर। टोटल 4 कॉर्नर होंगे। और 4 कॉर्नर को जोड़ने के लिए कितने डायगोनल चाहिए, 1 और 2। तो एक फेस पर कितने फेस डायगोनल हो जाएंगे डियर, 2 हो जाएंगे। आपके पूरे सेल में या आपके पूरे कमरे में कुल कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो एक क्यूबाइड सेल में टोटल कितने डायगोनल होते हैं, 12 डायगोनल होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपने को ऑब्जर्वर बनाइए और अपने उस पूरे कमरे को एक सेल मान लीजिए। देखिए भाई, मैं बिल्कुल वैसे ही समझा रहा हूँ
जैसे मुझे समझ में आता है। मुझे ऐसे ही समझ में आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फेस डायगोनल समझने के लिए या सॉलिड स्टेट समझने के लिए मैंने यही किया था। अपने उस पूरे रूम को एक सेल माना, क्योंकि सेल एक क्यूब जैसा है। क्यूब के 6 फेस होते हैं। एक फेस के 2 कॉर्नर को अटैच करने वाली लाइन डायगोनल। एक फेस पर 4 कॉर्नर होते हैं, तो 4 कॉर्नर को जोड़ने के लिए जो डायगोनल लगेगा 2 लगेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस डायगोनल। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ABCD एक ओरिएंटेशन, ये है रिप्रेजेंटेशन, और वैसे ही EFGH ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो एक एक डायगोनल को मैं देखता हूँ, एक डायगोनल A से C और एक डायगोनल B से D गया, एक डायगोनल B से H है, एक डायगोनल F से C है। तो ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल का। ठीक है, अब यहाँ आप हेडिंग देख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेस डायगोनल। एवरी फेस हैविंग 2 डायगोनल, यानी कि हर फेस पर कितने डायगोनल होते हैं, 2 होते हैं। भाई ये बात समझ में आ रही है ना। 6 फेस बराबर 2 डायगोनल, तो टोटल कितने डायगोनल हो गए, 12 डायगोनल हो गए। अब देखो यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा वो किस पे है, फेस पर ही तो है। किस पे है, फेस पर है। अब वो फेस सेंटर नहीं है, जैसे हम लोग ने एक सेल पढ़ी पिछले वीडियो में, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर का मतलब क्या होता है कि वो फेस के बिल्कुल सेंटर में कहीं होगा। लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल मतलब पूरे फेस में कहीं पे भी हो सकता है, उसके डायगोनल पर कहीं पे भी। तो फेस सेंटर तो नहीं है, लेकिन फेस डायगोनल ये है। अब आप सोचो, जो कॉन्सेप्ट FCC के लिए लगाया था वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। यहाँ पे भी क्या होगा भाई, जो भी हो मॉलिक्यूल, चाहे फेस के सेंटर पे हो चाहे कहीं पे भी हो। ठीक है, मॉलिक्यूल चाहे फेस के सेंटर पे हो या कहीं पे भी हो, तो बतिया तो वही हुई ना कि उसका हाफ पार्ट सेल के अंदर होगा और हाफ पार्ट सेल के बाहर। मेरी बात समझ में आ रही होगी अगर आप पिछला वीडियो देखे होगे अच्छे से। ठीक है, तो फेस डायगोनल के लिए भी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, n/1/2। n क्या है, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ मॉलिक्यूल x प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर, यानी मॉलिक्यूल x कहाँ है, हर कॉर्नर पर है। मॉलिक्यूल x कहाँ है, हर कॉर्नर पर। इफ़ मॉलिक्यूल x इज प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर एंड मॉलिक्यूल y ऑन बोथ फेस डायगोनल ऑफ एनी वन फेस, यानी कह क्या रहा है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, x है, जो सेल के सभी 8 कॉर्नर पर है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। कोई एक मॉलिक्यूल x है जो सेल के सभी 8 कॉर्नर पर है, और कोई मॉलिक्यूल y है जो किसी एक फेस के, ध्यान से सुनिएगा कह क्या रहा है, क्वेश्चन पे जाइए, किसी एक फेस के दोनों डायगोनल पर है। मॉलिक्यूल y किसी एक फेस के दोनों डायगोनल। तो एक फेस मतलब क्या, कोई एक फेस होगा केवल, वो बाकी फेस की तो बात कर नहीं रहा। तो किसी एक फेस के दोनों डायगोनल पे है, तो कैलकुलेट क्या क्या करना है, z इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद द सेल। तो कोई यार z इफेक्टिव, ये नाम तो आपके साथ मैंने पता नहीं कितनी बार कंसिडर किया है। तो z इफेक्टिव का वहाँ जो मतलब था पीरियोडिक टेबल में, उससे ये काफ़ी अलग है। उसको हम लोग क्या कहते थे, z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो क्या था, z इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ z मतलब क्या था, प्रोटॉन, जो कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, उसका जो इफेक्ट है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पर क्या है, z इफेक्टिव मतलब, यहाँ z का मतलब है नंबर। z का मतलब क्या है, नंबर। और इफेक्ट, और EFF का मतलब क्या है, इफेक्टिव। यानी z इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिव नंबर। अभी इफेक्टिव नंबर क्या बोला है भाई, इफेक्टिव नंबर वो चीज़ है जो सेल के अंदर है। जैसे मैंने पहले कहा ना, कॉर्नर पे 8 है, तो कॉर्नर का इफेक्टिव नंबर कितना है, 1 है। फेस का FCC का इफेक्टिव नंबर कितना था, 4 था। तो वो सारी बात, इफेक्टिव नंबर मतलब वो पार्ट
जो मॉलिक्यूल का सेल के अंदर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। मेरी बात समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही मैं फिर कह रहा हूँ पिछला वीडियो देखिएगा। और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में इस बार भी आया था और हर साल लगभग ये इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। ठीक, तो जेड इफेक्टिव मतलब समझ में आ गया होगा कि कितना पार्ट सेल के अंदर है, बस उससे मतलब है हमको। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो हम लोग देखे ही जानते हैं क्या होता है कि कुल कितने मॉलिक्यूल होंगे वो डिपेंड करेगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच्ड विद सेल, कितने अटैच है वो देखेंगे। तो देखिए पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखा है फॉर कॉर्नर। कॉर्नर के लिए क्या लिखा है कि कॉर्नर का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको। कॉर्नर का फॉर्मूला होता है n×1/8। देखो यार, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो केवल इतना मान के चलो कॉर्नर का फॉर्मूला कितना है, n×1/8। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1/8 उसका फॉर्मूला। सिंपल मैथमेटिक्स की तरह पढ़ो उसको। अगर समझ नहीं पा रहे हो, केमिस्ट्री नहीं आ रही है, तो सिंपल मैथमेटिक्स की तरह पढ़ो कि n×1/8 का मतलब क्या है। n क्या है, नंबर 8, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है, हर कॉर्नर पर। क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर। तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो अगर 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पर है तो कितने एटम होंगे, 8 होंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, 8×1/8 और वह वैल्यू कितनी है कि 1, यानी x के कितने एटम हो गए, 1 हो गए। अब आता है फॉर फेस डायगोनल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दो ही चीज़ तो दी है, या तो एवरी कॉर्नर दिया है या तो क्या दिया है, फेस डायगोनल दिया हुआ है। तो फेस डायगोनल का फॉर्मूला जो फेस का था वही फेस डायगोनल का होगा। तो फेस का फॉर्मूला क्या था, n×1/8। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो गए। यहाँ कह रहा है किसी एक फेस के, ध्यान से सुनना है, किसी एक फेस के दोनों डायगोनल पर एक एक मॉलिक्यूल है। तो एक फेस के पास कितने डायगोनल, 2। तो मॉलिक्यूल कितने हुए, 2। तो यहाँ क्या लिखोगे, n, देखो एक यहाँ हेल्प किया गया है आपकी, n किसी एक फेस के दोनों फेस डायगोनल पर, अर्थात n=1। n क्या है, किसी एक फेस के दोनों फेस डायगोनल पर मॉलिक्यूल का नंबर, तो कितना आएगा, 2 आएगा। 2 कैसे आया, क्लियर है ना। मैं फिर बता दे रहा हूँ, क्या कह रहा है, किसी एक फेस के दोनों डायगोनल पर है वो। अगर एक फेस पर 2 डायगोनल, तो अगर हर डायगोनल पे एक, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 ही तो हुए ना। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। फॉर्मूले में रखो n×1/2, 2×1/2, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो x के लिए वैल्यू कितनी आई, 1 आई। x के लिए वैल्यू कितनी आई, 1 आई। और y के लिए वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब देखो यहाँ पर क्या, ZF भाई ZF मतलब क्या, कितना मॉलिक्यूल अंदर है सेल के। तो x के रिस्पेक्ट में कितना था, 1 था, और y के रिस्पेक्ट में कितना था, 1 था। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x के लिए कितने मॉलिक्यूल आए थे, 1, y के लिए कितने आए हैं, 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 y1। और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। अब देखो टोटल नंबर अटैच, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अटैचमेंट का मतलब है कितने उससे अटैच है, उसका मतलब ये नहीं है कि कितने सेल, कि कितना पार्ट उसका सेल के अंदर है। शब्दों पे जाइए, वो क्या कह रहा है, अटैच्ड मॉलिक्यूल कितने अटैच है, और द डिफेक्टिव क्या है, कितने मॉलिक्यूल सेल के अंदर है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 8 + 2। 8 किसके लिए, कॉर्नर के लिए। 8 किसके लिए हो जाएगा, फॉर कॉर्नर। ठीक, और 2 किसके लिए आया, एक फेस के 2 डायगोनल के लिए। एक फेस के 2 डायगोनल के लिए, तो कितना हो गया, 8 + 2 = 10। ठीक है डियर, तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। नहीं होगा तो बार बार समझिएगा, इसको प्रयास करिएगा। अगली जो हेडिंग है वो है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगेन मैं वही एग्जांपल लूँगा आपके रूम का। आप रूम में बैठे हो, रूम का एक कोई कॉर्नर इधर होता ही है भाई, और एक कोई कॉर्नर उसके बिल्कुल डायगोनल इस साइड होता होगा, यानी कि एक ये ऊपर वाला कॉर्नर और एक ही नीचे ज़मीन वाला कॉर्नर, ऐसा ही तो होता है ना। तो ये जो डायगोनल है, नाम पढ़ो इसका, क्या लिखा है, बॉडी डायगोनल।
तो बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है? ऐसा डायगोनल जो पूरे सेल की बॉडी के बीचों बीच से जाता हो। भाई अगर इसको हम बॉडी मान लें, बॉडी मतलब समथिंग एल्स, तो ये एक पूरी सेल की बॉडी के बीचों बीच से जाता है, इसलिए इसको हमने नाम क्या दिया? बॉडी डायगोनल का। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ बीच में अंदर है, बीच में अंदर अगर कोई मॉलिक्यूल है, तो क्या वो मॉलिक्यूल किसी और सेल से शेयर हो रहा है क्या? याद करिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी मॉलिक्यूल बॉडी सेंटर में या सेल के अंदर होता है वो किसी और से शेयर नहीं होगा। हम लोग पिछला वीडियो देखिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है? तो जिस प्रकार बॉडी सेंटर का मॉलिक्यूल किसी से शेयर नहीं होगा, भाई ठीक वैसे ही बॉडी डायगोनल भी कहाँ है? सेल के अंदर ही तो है। जब वो सेल के अंदर है तो क्या अगर उसका मॉलिक्यूल चाहे कहीं पे भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, क्या वो किसी और सेल से शेयर होगा क्या? भाई शेयर तब होता जब वो कॉर्नर ऑर्नर पे होता या फेस पे होता। वहाँ तो है नहीं, वो कहाँ है? वो सेल के बिल्कुल अंदर है। और जब सेल के अंदर तो वो किसी और से शेयर होगा नहीं। तो देखो क्या लिखा बॉडी डायगोनल के लिए, करेक्टिंग टू डायगोनल कॉर्नर अक्रॉस द बॉडी, यानी कि दो डायगोनल कॉर्नर्स को कनेक्ट करती है अक्रॉस द बॉडी, मतलब पूरे सेल बॉडी के बीचों बीच से, ठीक? सेल बॉडी के बीचों बीच से, देयर फॉर कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे? 4 होंगे। ना हो तो अपने रूम में इमेजिन करना, 1 2 3 4 होंगे। आप अपने कमरे के सारे कॉर्नर को देखो और टोटल बॉडी डायगोनल इमेजिन करो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को अटैच करो, टोटल 4 ही आएंगे, ठीक? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल वही जो फॉर्मूला बॉडी सेंटर के लिए था, जैसे फेस सेंटर के लिए जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला फेस डायगोनल के लिए हुआ, ठीक वैसे ही जो फॉर्मूला बॉडी सेंटर के लिए था ठीक वही फॉर्मूला किसके लिए होगा? बॉडी डायगोनल के लिए। मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कैसे करोगे? n/1। n यहाँ पर क्या है? वही नंबर ऑफ मोल इंटू 1। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 8 एटम्स ऑफ A ऑन एवरी कॉर्नर, 8 एटम किसके हैं? A के हैं जो हर कॉर्नर पर हैं। 6 एटम ऑफ B ऑन एवरी फेस, 6 एटम किसके हैं? एवरी फेस पर हैं B के। और 2 एटम ऑफ C ऑन एनी बॉडी डायगोनल, यानी कि कोई 2 एटम C के हैं जो किसी भी एक डायगोनल पे हैं। तो इसी को एग्जांपल ले लेते जो हमने बनाया है, जो किसी भी एक डायगोनल पे हैं। देन कैलकुलेट Z इफेक्टिव मॉलिकुलर फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ एटम अटैच्ड कर लेंगे। भाई देखो कॉर्नर के लिए क्या 8 कॉर्नर हैं और हर कॉर्नर पे हैं, तो फार्मूला यूज़ करो n/1/8 का। तो भाई n की वैल्यू कितनी हो गई? 8/1/8, आंसर आया 1। फेस के लिए क्या वैल्यू होती है? फॉर्मूला होता है n/1/2 का। तो कैसे करोगे? कितने फेस हैं? 6 फेस होते हैं, ये आपको पता है, बखूबी बताया है मैंने। और हर फेस पर मॉलिक्यूल B है। क्या लिखा है? 6 एटम ऑफ B ऑन एवरी फेस। तो एवरी फेस मतलब 6 फेस और हर फेस पे एक मॉलिक्यूल, कितने हो गए? 6 तो हुए ना। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी डियर? 6 होगी। तो 6/1/2, आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। और बॉडी डायगोनल के लिए C ही हो, बॉडी डायगोनल C मतलब क्या? कितने फॉर्मूला है वहाँ पर? बॉडी डायगोनल का n/1 होता है। तो एक बॉडी डायगोनल, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन एनी मतलब किसी एक बॉडी डायगोनल पर कितने एटम है? 2। तो अगर एक बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है, सपोज दैट एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई डियर? 2 हो गई। और 2/1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो Z इफेक्टिव कितना आएगा? कॉर्नर के लिए Z इफेक्टिव कितना मिला? 1 मिला। फेस के लिए कितना मिला? 3 मिला। और बॉडी डायगोनल के लिए कितना मिला? 2। तो 1 + 3 + 2 इज इक्वल टू 6। ये टोटल Z इफेक्टिव होगा। मॉलिकुलर फार्मूला कैसे लिखोगे? A के लिए वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी, तो A1 लिखा। B के लिए कितनी आई थी? 3, तो B3 लिखा। और C के लिए कितनी आई थी? 2, तो क्या लिखा? A1 B3 C2। और टोटल अटैच 8 कॉर्नर पर हैं, तो 8 वो हो गए। 6 फेस पर हैं, तो 6 वो हो गए। और 2 अंदर है मॉलिक्यूल सेल के, तो टोटल कितने अटैच हो गए? 8 + 6 + 2 इज इक्वल टू, जोड़ लो आप आसानी से, ठीक है, 8 × 2 = 10 = 16।
यही तो होगा ना भाई। आगे बढ़ा जाए। फिर कह रहा हूँ बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है, थोड़ा सा इमेजिनेशन। हाँ, कभी कभी माइंड में ये आता है कि सॉलिड स्टेट पढ़ा ही क्यों जाता है। जितने भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग है, जितने भी आपके आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किस में आता है, सॉलिड स्टेट में। क्योंकि वो आपको इमेजिनेशन करना सिखाता है कि आप इमेजिन कैसे कर पा रहे हो चीज़ों को। तो एक बात समझिएगा, सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हर वो छात्र जो आर्किटेक्चर या प्लेन डिज़ाइनिंग या किसी भी डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग में, तो डिज़ाइन कैसे करना, उसका इमेजिनेशन करने की जो पावर बढ़ाता है चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट का। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख सकते हो एक बॉडी डायगोनल का रिप्रेजेंटेशन है। 1 2 3 4, कुल कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यदि किसी क्यूबिक सेल में कॉर्नर पर अणु ए, मॉलिक्यूल ए हो, सभी फेस पर अणु बी हो, सभी बॉडी डायगोनल पर दो दो मॉलिक्यूल सी हो तथा सभी एज पर एक एक मॉलिक्यूल डी हो, तब Z इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फार्मूला, टोटल मॉलिक्यूलर अटैच, ये बनाइए। अब इस सवाल को मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये सवाल आपको अपने आप समझने की कोशिश करनी है। बाकी हाँ, एक चीज़ यहाँ ली है, मास्टर फॉर्मूला। आपको कुछ भी ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है कि हमसे नहीं होगा, विभू श्रीवास्तव कितना भी पगला ले हमसे नहीं आने वाला। तो इस चीज़ को याद रखो, ये है वो मास्टर फॉर्मूला जो आपकी हेल्प हर तरीके से करेगा। और यकीन मानिए मैं तो यही करता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है भाई। कॉर्नर का हमको फार्मूला याद है, n/1/8। हमको फेस या फेस डायगोनल का फार्मूला याद है, वो क्या है, n/1/2। हमको एज का फार्मूला मालूम होना चाहिए, n/1/4, पिछले वीडियो में देखा था। हमको बॉडी डायगोनल या बॉडी सेंटर का फार्मूला मालूम होना चाहिए, n/1। तो ये एक मास्टर फार्मूला है। बस आप इसमें क्या करो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू रखते जाओ। n की वैल्यू रखते जाओगे तो आपका सवाल अपने आप होता हुआ चला जाएगा। कॉर्नर के लिए क्या लिखा है, 8 कॉर्नर है, क्वेश्चन में लिखा है कि सभी कॉर्नर पर। जब सभी कॉर्नर पर लिखा है तो क्या 8/1/8। सभी फेस पर लिखा है तो 6/1/2। एज पे लिखा है तो एज का फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, क्या होता है, n/1/4। तो सभी एज पर है तो 12/1/4। तो ये सब उसकी वैल्यू आएगी। आप इन सबको एक बार देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे, ठीक है, उनको आप देखिएगा, समझिएगा, करने का प्रयास करिएगा। जो ना आए मुझसे पूछिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन और 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। और इसी के साथ 2-3 वीडियो और होंगे, चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज। उसका अगला चैप्टर हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, जो भी होगा मैं देखूंगा। बाकी सचिन सर आपको सॉल्यूशन पढ़ा ही रहे हैं तो उसको भी देखते चलिए, ये चैप्टर भी करते चलिए। सवाल है जो इनको सॉल्व करिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो ई पाठशाला ऐप के थ्रू आप किताबों को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अवेलेबल हूँ, कभी भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, इन्हीं आशा के साथ आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद।